Hello students, welcome back to my channel Aditya Physics Classes. Student, this is your lecture number 15 and today in this lecture we will discuss a very important derivation, electric field due to a uniformly charged wire of infinite length. Student, here we use एक लिखा हुआ है यहाँ पे विदाउट गॉसेस लॉ, ठीक है ना। तो गॉस लॉ का यूज हमको नहीं करना, लेकिन अभी तक मैं आपको बता दूं कि आपने गॉस लॉ को स्टडी भी नहीं किया है, तो आपको पता नहीं है कि गॉस लॉ क्या होता है। लेकिन आगे वाले लेक्चर्स में हम गॉसेस लॉ को पढ़ पाएंगे, तब आपको क्लियर हो सकता है कि गॉस लॉ क्या हो सकता है। तो हमको यहाँ पे उस लॉ का यहाँ पे यूज नहीं करना है, यानी विदाउट यूजिंग गॉसेस लॉ, और ये डेरिवेशन हमको करना है, ठीक है ना। तो कैसे इस डेरिवेशन को स्टार्ट करेंगे? नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को एक बार आप जो भी हमारा एम है, जो भी हमको कैलकुलेट करना है, उसको एक बार आप ध्यान से पढ़िए। लिखा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, मतलब हमारे पास एक वायर है जिसकी लेंथ हमको पता नहीं है, इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, और वो भी वायर कैसा यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, तो उसकी वजह से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे सपोज हमने कंसीडर किया एक इनफाइनाइट लेंथ वायर, सपोज दिस, ओके, और ये वायर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, मतलब कि अगर हम इस वायर को चार्ज देंगे तो वो चार्ज इसकी पूरी लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट होगा, द चार्ज डिस्ट्रीब्यूट ओवर इट्स लेंथ, ओके। तो इस तरह से अगर ये डिस्ट्रीब्यूट होगा तो हम कहेंगे कि ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर है, ठीक है बेटा। और इस केस में आप ये जानते हैं कि अगर चार्ज पूरी लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो उस केस में आप लोग कैलकुलेट करेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी, है ना, ये आप जानते हैं, लेकिन उसका यूज हम आगे करेंगे। अच्छा, अगर सपोज ड्यू टू दिस चार्ज वायर हियर एट पॉइंट P, हियर वी कैन फाइंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, यहाँ पे हमको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, ओके। सो ये इस पॉइंट P को मैंने यहाँ, सपोज ये मेरा ओरिजिन पॉइंट है, सपोज ये पॉइंट O है और ये ओरिजिन पॉइंट है, मीन्स कि ये इधर पॉजिटिव कह सकते हो और इधर नेगेटिव एक्सिस कह सकते हैं, इधर पॉजिटिव एक्सिस और इधर नेगेटिव एक्सिस, ठीक है ना, राइट। अच्छा, अब मेथड क्या होता है कि अगर यहाँ पे पॉइंट P पे आपको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है ड्यू टू दिस वायर, तो मेथड ये है कि सबसे पहले आप इस पे एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करिए और उस एलिमेंट की वजह से यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करिए, जैसे कि हमने लास्ट डेरिवेशन में भी किया था, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम एक छोटा सा चार्ज एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। सपोज ये चार्ज एलिमेंट dq है, इस पे जो चार्ज है वो dq है, क्योंकि पूरे होल वायर पे तो q है, तो ये छोटा सा एलिमेंट कंसीडर किया, तो इस पर छोटा सा स्मॉल चार्ज है, स्मॉल चार्ज मतलब dq, और इसकी छोटी सी लेंथ है, क्योंकि ये तो इनफाइनाइट लेंथ है लेकिन ये छोटा सा एलिमेंट है, तो इसकी हमने स्मॉल लेंथ कह दी कि दी है, राइट। तो पहले हम ड्यू टू दिस एलिमेंट, इस एलिमेंट की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, मेथड क्या है, फिर हम उसका इंटीग्रेशन कर देंगे और टोटल वायर की वजह से आ जाएगा। तो हमने इस पॉइंट को ये इससे मिला दिया, ठीक है। सपोज स्टूडेंट दिस इज, इस चार्ज dq की वजह से, ड्यू टू दिस चार्ज एलिमेंट dq एट पॉइंट P, यहाँ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये है और उसकी डायरेक्शन ये है dE, ठीक है बेटा, ये उसकी डायरेक्शन है। तो सपोज अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल अगर थीटा है, ठीक है, अगर ये एंगल थीटा है तो देखिए जरा आप मुझे बताइए उस केस में ये एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा। तो आप बोलेंगे अगर ये एंगल थीटा है तो इसके लिए ये एंगल भी थीटा होगा, ठीक है ना। अगर ये एंगल थीटा है तो मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड DE को रिजॉल्व करता हूँ टू कंपोनेंट, इस इलेक्ट्रिक फील्ड DE के दो कंपोनेंट ब्रेक कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो अगर मैं इसके दो कंपोनेंट ब्रेक करता हूँ तो आपको तरीका पता है कि जिस एक्सिस के साथ एंगल बनेगा वो कंपोनेंट कॉस में ब्रेक होगा, ठीक है। तो ये हो गया DE cos थीटा, ठीक है बेटा, और ये वाला कंपोनेंट इस इलेक्ट्रिक फील्ड DE का हो गया DE sin थीटा, ठीक है बेटा।
अब जरा एक चीज को फिर से यहाँ पे देखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपने इस एलिमेंट की वजह से कैलकुलेट किया, अगर मैं ओरिजिन से इधर की तरफ आता हूँ और यहाँ पे सेम अमाउंट का एलिमेंट, सेम लेंथ का एलिमेंट अगर कंसीडर करता हूँ, इसकी भी लेंथ ये dl है, ठीक है, और ये इसका अपोजिट इसलिए है क्योंकि ये पॉइंट P की जो पोजीशन है वो पॉइंट P की पोजीशन यहाँ से यानी इस एलिमेंट से, सपोज ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, तो ये पॉइंट पॉइंट P की जो पोजीशन है वो पॉइंट A से और पॉइंट B से दोनों पोजीशन, दोनों से सेम डिस्टेंस है ना, और ये एलिमेंट DQ ये इस एलिमेंट DQ के बराबर ही है, लेंथ भी उतनी है, तो इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी भी सेम होगी, ठीक है। तो उस केस में हम ये कह सकते हैं कि इसका मतलब ये है कि यहाँ ड्यू टू दिस चार्ज जो पॉइंट B पे है चार्ज एलिमेंट, और ड्यू टू दिस चार्ज जो पॉइंट A पर है चार्ज एलिमेंट, इन दोनों की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सेम होगा, ठीक है ना। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से ड्यू टू दिस चार्ज एलिमेंट ये डायरेक्शन उस इलेक्ट्रिक फील्ड की है। सपोज ये भी DE है, अगर ये एंगल थीटा है तो उसके लिए ये एंगल भी थीटा होगा, ठीक है बेटा। फिर से अगर मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट ब्रेक करता हूँ तो इस एक्सिस के साथ इसने ये एंगल बनाया थीटा, तो ये कंपोनेंट ब्रेक होगा इसका किसमें, कॉस में, DE cos थीटा। ये किस डायरेक्शन में, देखिए इसी डायरेक्शन में, इसका भी इसी डायरेक्शन में ये कंपोनेंट ब्रेक हुआ था DE cos थीटा, ठीक है। और ये जो कंपोनेंट होगा तो ये वाला कंपोनेंट इसका जो ब्रेक हुआ इस इलेक्ट्रिक फील्ड D का, ये हुआ DE sin थीटा इस डायरेक्शन में। तो हमने देखा कि ये इस चार्ज एलिमेंट का अपोजिट चार्ज एलिमेंट इस पोजीशन पे था ओरिजिन के इस साइड, ठीक है ना, और इसके ये वाले कंपोनेंट ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया क्योंकि ये इक्वल और अपोजिट है, और ये वाले कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में, इसीलिए ये वाले कंपोनेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे हम कैलकुलेट करेंगे। तो ऐसे ही अगर मान लीजिए आप स्मॉल एलिमेंट यहाँ कंसीडर करते तो इसका अपोजिट आपको यहाँ मिलता बेटा, और उनकी वजह से इस पॉइंट P पे ये देखिए इन पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती ऐसे और ऐसे होती, इस वाले की वजह से ऐसे और इस वाले की वजह से ऐसे। तो इनके भी जब हम दो कंपोनेंट रिजॉल्व करते तो आप क्या देखते कि इनके भी जो साइन वाले हैं कंपोनेंट वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते क्योंकि वो इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में आते, और इफेक्टिव कौन होता, केवल कॉस वाला कंपोनेंट, ठीक है ना। तो इस पूरे वायर में जो भी एलिमेंट होंगे उनके साइन कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और कॉस कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में होने की वजह से ऐड हो जाएंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो किसके, इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड केवल कौन से कंपोनेंट की वजह से, cos थीटा के, ठीक है। तो अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो कैलकुलेट करेंगे वो ये DE cos थीटा, ये इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कैलकुलेट हो गया, मतलब चार्ज एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा DE cos थीटा, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं। सो नाउ प्रूफ इज, ये थ्योरी आप यूज कर सकते हैं, लेट P बी ए पॉइंट डिस्टेंस y फ्रॉम दी वायर, मतलब ये पॉइंट P और इस पॉइंट P का जो डिस्टेंस है फ्रॉम दी वायर या फ्रॉम दी ओरिजिन भी आप कह सकते हैं, ये डिस्टेंस y है, ठीक। एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिक्वायर्ड, सो यहाँ पे हमको क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड हमको चाहिए, ठीक है। E की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है। फिर हमने कंसीडर किया लेट DQ बी द स्मॉल चार्ज एलिमेंट, यहाँ पे ये DQ स्मॉल चार्ज एलिमेंट है, ठीक है, और इसकी लेंथ ये कितनी है, dx, ठीक है, ये हमने कंसीडर किया है और ये पॉइंट A पर है, ठीक है, यहाँ पे। तो आप ये जानते हैं, ये मैं आपको सिखा चुका हूँ लीनियर चार्ज डेंसिटी में, कि अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो यहाँ इस एलिमेंट पे चार्ज कितना है, DQ, और इस चार्ज एलिमेंट की मैंने डिस्टेंस बोल दिया dx, सॉरी लेंथ बोल दिया dx, इस चार्ज एलिमेंट की जो लेंथ है वो dx है, तो ये क्या हो गया, लीनियर चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट लेंथ, ओके। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dq, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, dq इज इक्वल टू लैम्डा इनटू dx, ओके। सो अब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, इसको मैं रफ कर रहा हूं बेटा। अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है क्योंकि ये आपका एडिशनल प्रॉब्लम का एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज नंबर 1 उसमें एनसीईआरटी प्रॉब्लम का ये क्वेश्चन है, आप लोग उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। और क्लियर लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कैलकुलेट करना है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज वायर
ऑफ इनफाइनाइट लेंथ विदाउट यूजिंग गॉस लॉ। ये क्लियर लिखा हुआ है, एडिशनल प्रॉब्लम में आप चेक कर सकते हैं, ठीक है ना, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये डेरिवेशन, क्योंकि इसमें गॉस लॉ का यूज नहीं करना है। गॉस लॉ का यूज करते तो अब तक ये डेरिवेशन प्रूफ हो चुका होता, तो विदाउट गॉसेस लॉ ये बड़ा लेंथी हो जाता है, ठीक है ना। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू this element, तो इस एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बेटा? सो इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये एलिमेंट बिहेव लाइक ए पॉइंट चार्ज, दिस एलिमेंट बिहेव लाइक ए पॉइंट चार्ज एंड यू नो वेरी वेल व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो एक पॉइंट चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इसको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ये आप कैलकुलेट कर चुके हैं। ये होता है 1/4πε0। चार्ज कितना है, dq है, अपॉन जिस पॉइंट पे आप कैलकुलेट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, उस पॉइंट की उस चार्ज से डिस्टेंस कितनी है, ठीक है ना। तो यहाँ आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं ड्यू टू दिस चार्ज एलिमेंट, तो इस चार्ज एलिमेंट की ये डिस्टेंस कितनी है, तो इसको हम बोल दिए अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट पी है, तो ये डिस्टेंस हो गया ए पी, तो ए पी का स्क्वायर, ठीक है ना, ए पी का स्क्वायर, ये ए पी आदित्य पचौरी, ठीक है। ओके, सो DE दिस इज इक्वल टू 1/4πε0 DQ अपॉन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AP। सो अगर आप ध्यान से देखें तो दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल AOP। सो हियर AOP इन राइट एंगल ट्रायंगल AOP, अगर आप देखें तो मुझको ये कैलकुलेट करना है, दिस इज ये एंगल है, तो ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया, तो ये क्या है फिर, दिस इज हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये इतना डिस्टेंस, इसको अगर मैंने बोल दिया x, ये यहां से यहां तक का इस एलिमेंट से और ओरिजिन वाले पॉइंट तक का ये डिस्टेंस सपोज x है, ठीक है ना, और ये y है, तो इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर मुझे ये कैलकुलेट करना है AP, तो AP स्क्वायर दिस इज हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर मींस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AP स्क्वायर, दिस, तो इस वैल्यू को आप यहां पुट करा दीजिए, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। बट ये इलेक्ट्रिक फील्ड कि हमने क्या किए, इसके दो कंपोनेंट पर ब्रेक कराए, कौन कौन से, DE cos थीटा और DE sin थीटा, तो इसको भी नोट करके लिख दीजिए। ओके, सो हियर वी यूज दिस लैंग्वेज, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिजॉल्व इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स DE cos थीटा एंड DE sin थीटा, बट द होल वायर, द कंपोनेंट DE sin थीटा इज कैंसिल्ड। आपने देखा कि ये A और यहाँ पे इसका अपोजिट जो पार्टिकल है, जो एलिमेंट है, वो एलिमेंट ये है, तो इस वाले के इस एलिमेंट ने और इस एलिमेंट ने इनके साइन कैंसिल हो गए, ठीक है ना, कॉस वाले एक ही डायरेक्शन में, तो होल वाले के लिए भी ऐसा ही होगा, सभी के ये D sin थीटा कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगी, ओनली DE cos थीटा इज अफेक्टिव एट पॉइंट P। सो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड केवल किसकी वजह से होगा, ड्यू टू दिस एलिमेंट, ड्यू टू दिस कंपोनेंट DE cos थीटा। So electric field, so electric field at point P due to charge element, ठीक है बेटा। इस एलिमेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब वो DE नहीं है, क्या है वो, DE cos थीटा है। पहले हमने DE लिखा था ना, लेकिन फिर हमने DE के दो कंपोनेंट्स ब्रेक करा लिए और फिर हमने ये पता किया कि sin थीटा तो कैंसिल हो जाएंगे होल वायर के लिए, तो इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दी इस ड्यू टू दिस कंपोनेंट, सो ड्यू टू चार्ज एलिमेंट DE cos थीटा। ओके, अब हम ये लिखेंगे DE cos थीटा।
एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी cos थीटा। तो डी की वैल्यू आपने अभी थोड़ी देर पहले लिखी थी, मेरी रफ हो गई है, वो वैल्यू आपने लिखी थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, याद है? ये वैल्यू आपने डी की लिखी थी, इनटू यहां आ गया बेटा cos थीटा, इनटू cos थीटा। तो इसको आप एक इक्वेशन हम दे सकते हैं, अगर वो इक्वेशन 1 आपने दी है पहले वाली, तो इसको इक्वेशन 2 दे सकते हैं, ठीक है? दिस इज अच्छा, इसमें आप इक्वेशन नंबर 2 नाम देने से पहले एक चेंज और करा लीजिए। चेंज आप ये करा लीजिए इक्वेशन 2 देने से पहले कि ये डी क्यू की वैल्यू को आप यहाँ पे लेमडा के फॉर्म में लिख दीजिए। आपको याद हो तो मैंने स्टार्टिंग में लिखाया था लेमडा इज इक्वल टू क्या है, डी क्यू इंटू सॉरी डी क्यू अपॉन डी एक्स, दिस इज इक्वल टू क्या लिखाया था, लेमडा, है ना? सो व्हाट इज डी क्यू कितना हो जाएगा यहाँ से, लेमडा इंटू डी एक्स, ठीक है? तो इस डी क्यू को हम लोग लेमडा के फॉर्म में लिख लेते हैं, लेमडा मींस लीनियर चार्ट डेंसिटी के फॉर्म में, ठीक है? सो दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और दिस इज डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, सॉरी डी क्यू की वैल्यू ही हमको लगानी है, लेमडा के फॉर्म में कितना हो जाएगा, लेमडा इंटू डी एक्स, ये स्टार्टिंग में आपका लिखा हुआ है डी क्यू की वैल्यू, ठीक है? प्लस वाई स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है स्टूडेंट? दिस इज डी कॉस थीटा, ये डी cos थीटा आपने कर दिया, ओके। अच्छा, अब देखिए मैं यहाँ पे सबसे पहले तो एक काम करते हैं, यहाँ से एक ये राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं ए पी ओ, क्लियर करता हूं मैं, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए पी ओ, ठीक है ना, ए पी ओ। अच्छा, इसमें हम लोग वैल्यू निकालना चाहते हैं, अब इसमें आप ये देखिए, हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो उससे पहले आप ये देखिए कि आपको इसमें गिवन क्या क्या है। आपको इसमें गिवन है, एक तो ये बेस गिवन है, सॉरी परपेंडिकुलर गिवन है ए ओ, और ये गिवन है ओ पी, ये दो वैल्यूज आपको गिवन है। देखिए इसको हम लोग x कंसीडर कर चुके हैं और इसको हम लोग y कंसीडर कर चुके हैं, ये साइड हमको गिवन नहीं है। तो यहां से मैं tan थीटा कैलकुलेट करना चाहता हूं, tan थीटा, क्योंकि उसी में क्या आता है, बेस और परपेंडिकुलर दोनों उसमें आते हैं, ठीक है ना? ये दोनों साइड tan थीटा के रिलेशन में आ जाएंगे। तो व्हाट इज tan थीटा? tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मींस x अपॉन बेस मींस y, यही होगा ना, परपेंडिकुलर x अपॉन बेस y, ठीक है? सो हियर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? सो x इज इक्वल टू y tan थीटा, दिस इज द वैल्यू ऑफ x। तो मैंने इस x की वैल्यू को यहाँ से कैलकुलेट कर लिया, ये निकाल लिया है, ठीक है? x इज इक्वल टू y tan थीटा। दूसरा एक चीज और मैं यहाँ से कैलकुलेट करने वाला हूँ, चीज और मैं यहाँ से कैलकुलेट करूंगा ये कि देखिए यहाँ मेरा इस इक्वेशन नंबर 2 में dx आ रहा है, तो मुझे ये dx की वैल्यू नहीं पता है, ठीक है ना? तो मैं इसको भी यहाँ से सॉल्व कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू x अपॉन y ये कैलकुलेट कर लिया और x इक्वल टू दिस। तो यू आर अ मैथमेटिक्स स्टूडेंट, आप सभी मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, जो बायो वाले बच्चे हैं वो भी इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएट ये तो नॉर्मली इनको पढ़ना ही है, और क्लास 11th में भी मैं बार बार कहता रहा हूँ कि डिफरेंशिएट और इंटीग्रेशन का यूज तो फिजिक्स में होगा, ठीक है? तो इसका हम लोग डिफरेंशिएट करा देंगे, ठीक है ना? इसका हम लोग क्या करा देंगे, डिफरेंशिएट करा देंगे, ठीक है? इसका हम लोग करा रहे हैं डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा। तो अगर आप इसका विद रेस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट कराएंगे तो ये होगा आपका बेटा dx अपॉन डी थीटा, dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू y, y तो कांस्टेंट हो गया क्योंकि डिफरेंशिएट हो रहा है थीटा के रेस्पेक्ट में, तो फिर किसका होगा, tan थीटा का। तो tan थीटा का डिफरेंशिएट क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा, ठीक है? tan थीटा का डिफरेंशिएट हो गया sec स्क्वायर थीटा। y का नहीं कराएंगे क्योंकि y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं हो रहा, डिफरेंशिएट थीटा के रेस्पेक्ट में हो रहा है, इसलिए इसका कराएंगे, ठीक है? y कांस्टेंट रहेगा, इसको एज इट इज रहने देंगे, tan थीटा का sec स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा, ठीक है? Put the value in equation
सेकंड। इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करा दीजिए, ठीक है बेटा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बहुत अच्छे से क्लियर करना है बेटा, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 2 में जैसे आप लोग इसको पुट कराएंगे आपको मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा लैम्डा, और dx की वैल्यू कितनी है, जरा यहाँ से dx कैलकुलेट करिए। मैं यहाँ एक मिस्टेक कर गया हूँ, ये y tan थीटा का हो गया sec स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अब dx की जब वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तब ये d थीटा इधर जाएगा, ठीक है। तो अभी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं यहाँ से dx इज इक्वल टू y sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, ये होगा, ठीक है बेटा। ये यहाँ मैं पहले डी थीटा लिख दिया था, इसको ठीक कर लीजिएगा। सो लैम्डा की लैम्डा इंटू डी एक्स की वैल्यू कितनी है, y sec स्क्वायर थीटा डी थीटा y sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, ओके। तो ये तो हमने dx की वैल्यू लगा दी अपॉन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो देखिए x इज इक्वल टू कितना, y tan थीटा है, तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, होगी कि नहीं होगी। यहाँ पे x इज इक्वल टू y tan थीटा है, तो यहाँ x स्क्वायर जब इक्वेशन नंबर 2 में ये वैल्यू लगाएंगे तो उसका स्क्वायर हो जाएगा y स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, ठीक है बेटा, प्लस y स्क्वायर एज इट एज y स्क्वायर इनटू cos थीटा। ये सब इसलिए किया जिससे कि मैं अपनी इस कैलकुलेशन को इजी से इजी बना सकूं, और जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूं तो इंटीग्रेशन करने में मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अब मुझे इंटीग्रेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि मैं सभी वैल्यूज को यहाँ y के फॉर्म में ले चुका हूँ और यहाँ थीटा के फॉर्म में ले चुका हूँ, ठीक है ना। और ये कांस्टेंट है, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो अब मुझे कोई प्रॉब्लम यहाँ होने वाली नहीं है। नाउ दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा इंटू y sec स्क्वायर थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा, और ये लास्ट में मैंने लिख दिया d थीटा, ठीक है बेटा, अपॉन यहां से देखिए y स्क्वायर कॉमन है दोनों में से, दोनों स्टेप से, ठीक है। तो y स्क्वायर हमने कॉमन लिया, तो यहां से बचा tan स्क्वायर थीटा और यहां से बचा +1, राइट। अब आगे अगर आप ध्यान से देखें तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा, और देखिए y से y की ये एक पावर कैंसिल हो गई, तो ऊपर क्या बचा, लैम्डा sec स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा इंटू डी थीटा, राइट। और अपॉन में आ गया बेटा y, और ये 1 + tan स्क्वायर थीटा, इसको आप ट्रिग्नोमेट्री में जानते हैं, दिस इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा +1 या 1 + tan स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग पढ़ चुके हैं, इस फॉर्मूले को नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए। sec स्क्वायर थीटा से sec स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, तो ओवरऑल क्या बचा अब आपके पास, अब आपके पास है केवल ये वैल्यू, इस वैल्यू आपके पास de cos थीटा, ये आप कैलकुलेट कर रहे थे, और ये है आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन y cos थीटा डी थीटा, ठीक है। ये तो कुल मिला के इस एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट P पे इतना इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना, और वो भी कौन से कंपोनेंट का, cos थीटा का, इनका तो होगा ही नहीं, ठीक है। अब हम अगर होल वायर की वजह से इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस एलिमेंट का इंटीग्रेशन करा दीजिए। इंटीग्रेशन कराने से क्या होगा, सभी के d sin थीटा तो कैंसिल हो जाएंगे, केवल जो इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसकी वजह से होगा, वो सभी का प्लस हो जाएगा, सम हो जाएगा। तो ये तो एक की वजह से निकाला ना अभी आपने, पूरे होल वायर की वजह से निकालेंगे तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। तो लिख दीजिए
सो दिस इज डी। अब अच्छा, इसको आप चाहो तो, क्योंकि ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि सर डी कॉस थीटा यहाँ भी लिख रखा आपने, यहाँ भी लिख रखा है, तो इसको आप चाहें तो क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग लैंग्वेज में तो ऑलरेडी पहले यूज कर चुके हैं कि इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड ये केवल किस कंपोनेंट की वजह से, कॉस थीटा की वजह से। तो आप सीधे सीधे भी ये भी लिख सकते हैं कि दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्चार्ज एलिमेंट, ठीक है ना, ड्यू टू डिस्चार्ज एलिमेंट। और वो एक अलग बात थी कि इस चार्ज एलिमेंट के दो कंपोनेंट हमने प्ले किए थे, लेकिन होल वायर के लिए क्या होगा कि ये वाले कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, इफेक्टिव कौन होगा, केवल डी कॉस थीटा। तो वो हम लिख चुके हैं, तो आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू चार्ज एलिमेंट। ओके ना। अच्छा, एक चीज इसमें बहुत ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से ये चीज क्लियर करनी है कि ये जो वायर है ये इनफाइनाइट लेंथ का वायर है। इनफाइनाइट लेंथ मतलब इसकी लेंथ जो है वो डिसाइड नहीं है, वो पता नहीं कितनी लेंथ है इसकी, इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, ठीक है। हाँ, अगर ये फाइनाइट लेंथ का वायर होता, यानी वो अगर लेंथ लिख देता तो इंटीग्रेशन में मैं क्या करता, जब मैं इसका इंटीग्रेशन करता तो लिमिट लेके चलता। अगर इसकी लेंथ सपोज ये टोटल एल होती, ये एल लेंथ का वायर होता बेटा, ठीक है। अगर ये एल लेंथ का वायर होता तो मैं ये ओरिजिन से इधर का ये लेंथ को बोल देता l/2 और इधर भी l/2 ये बोल देता, ठीक है ना। ओरिजिन से इधर का l/2 है, l/2, और इसको मैं बोल देता कि ये जो है ओरिजिन से इधर ये प्लस l/2 है, ओरिजिन से इधर माइनस l/2 है। तो लिमिट यहां में यूज कर लेता माइनस l/2 से प्लस l/2, ये कर सकता था। लेकिन यहाँ फाइनाइट लेंथ नहीं बोला, यहाँ बोला इनफाइनाइट लेंथ। तो जब इनफाइनाइट लेंथ है तो उस केस में हम लोग लिमिट कैसे यूज करेंगे, ठीक है। यूज करेंगे कि अगर ये एंगल थीटा है, अगर मैं ये वायर को यहाँ लेके आऊं, यानी यहाँ से ये पॉइंट देखूं, तो मुझे बताइए ये एंगल कितना होगा, पहले से इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। तो आंसर है कि ये एंगल सर इंक्रीज होगा। अब ये एंगल ये हो गया, ठीक है ना। और अगर यहाँ से इसको मीट कराएं ऐसे, यहाँ से और ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना, ये एंगल इंक्रीज होता जा रहा है। जैसे जैसे ये पॉइंट और ज्यादा दूर जाते जा रहे हैं इस पॉइंट P से, तो वैसे वैसे एंगल भी क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। तो अगर ये इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, उस केस में हम ये कह सकते हैं कि इधर ये जो एंगल बन रहा है ये मैक्सिमम कितना जा रहा है, π/2, यानी 90 हो जाएगा इस केस में। ये देखिए अभी कितना है, ये इस तरह से है, ये आप देख सकते हैं, ये एंगल इस लाइन से पहले ये था थीटा। अब अगर ये पॉइंट इधर गया तो ये एंगल और बढ़ गया, और इधर गया तो ये एंगल और बढ़ गया। फाइनली ये एंगल कितना हो जाएगा इनफाइनाइट के लिए, ये तो ये एंगल को हम लोग कितना बोलेंगे, 90 डिग्री। भाई ये एंगल कितना हो गया, इस लाइन के साथ जो पहले थीटा था हो गया 90 डिग्री, और 90 को आप लोग क्या बोल सकते हैं, π/2, ठीक है। और सेम इधर होगा, उसी अगर इसी चीज को मैं यहाँ अप्लाई करूंगा तो वही कंडीशन यहाँ पे होगी, वही चीज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, मतलब इधर भी π/2। तो ये ओरिजिन के इधर पॉजिटिव है, ओरिजिन के इधर नेगेटिव है। तो लिमिट में क्या यूज करने वाला हूं मैं, प्लस π/2 से माइनस π/2। और अगर ये फाइनाइट लेंथ का होता तो लिमिट क्या यूज करता है यहाँ पे, प्लस l/2 माइनस l/2 से प्लस l/2, ठीक है ना। तो ये आपका क्लियर हो गया, ठीक है, लिमिट का। तो हम लिख सकते हैं देन द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, the resultant electric field at point P, resultant means सभी एलिमेंट की वजह से, ठीक है ना, at point P। सबका अलग अलग था लेकिन सबके डी cos थीटा कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में थे, और sin थीटा सबके कैंसिल कर चुके, ठीक है ना। तो the resultant electric field at point P, ठीक है, this is E, and this is equal to integration of dE। और इसकी लिमिट क्या यूज करेंगे, अभी अभी मैंने आपको बताया, माइनस π/2 से प्लस π/2 इनफाइनाइट के लिए। फाइनाइट होता तो माइनस अगर l लेंथ का फाइनाइट होता तो माइनस l/2 से प्लस l/2 हो जाती। क्यों हो जाती, ये क्लियर आपको समझ में आ गया है, ठीक है। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ DE, सो पुट द वैल्यू ऑफ DE माइनस π/2 2 प्लस π/2 1/4πε0 लैम्डा अपॉन y
cos थीटा इंटू डी थीटा, राइट, cos थीटा इंटू डी थीटा। अब इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में, डी थीटा के, तो ये सारी वैल्यू कांस्टेंट हो गई, इसको बाहर लिख लीजिए, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू this is equal to E equal to 1/4 pi epsilon naught lambda upon y, और इंटीग्रेशन में रह गया आपका -π/2 2 + π/2 cos थीटा डी थीटा। अब इसका इंटीग्रेशन करा दीजिए बेटा। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा? सो इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught lambda upon y। तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो हो गया sin थीटा। बेटा जो बायो वाले स्टूडेंट है वो इन फॉर्मूलों को याद कर लें, इंटीग्रेशन के और डिफरेंशिएट के, ठीक है। -π/2 और ये +π/2, ठीक है, ओके, ठीक। तो अब यहाँ पे हम लोग लिमिट लगाएंगे। लिमिट लगाने का तरीका है 1/4 pi epsilon naught lambda upon y, अपर लिमिट sin π/2। बायो वाले स्टूडेंट्स, आपको क्लास 11th में मैंने ही फिजिक्स पढ़ाया था और ये क्लियर कर चुका हूं कि कैसे लिमिट लगानी है। इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएट के फॉर्मूले भी मैंने आपको कई सिखाए थे जो फिजिक्स में यूज होते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज आपको आपके लिए नई नहीं है, ठीक है। अब देखिए अपर लिमिट लगाई पहले तो sin π/2 थीटा की जगह, माइनस का साइन, फिर लगता है लोअर लिमिट, तो लोअर लगा रहे हैं साइन, और लोअर लिमिट में ऑलरेडी माइनस है तो ये हो गया -sin -π/2, ठीक है ना, या sin -π/2। और आपको एक फॉर्मूला और पता है, sin -θ दिस इज इक्वल टू +sin थीटा, वो सॉरी sin -θ दिस इज इक्वल टू -sin थीटा, ठीक है ना। यानी ये फॉर्मूला है कि sin -θ दिस इज इक्वल टू -sin थीटा। ऐसे अगर आप cos -θ निकालेंगे स्टूडेंट तो वो प्लस होगा। यानी यहाँ पे ये जो यूज होते हैं ना, ये sin 360 -θ वाले फॉर्मूले यूज होते हैं, ठीक है ना। sin 360 -θ के जो भी फॉर्मूले हैं वही sin -θ के लिए काम करते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखेंगे कि ये जितने भी -θ वाले फॉर्मूले हैं इसमें आप लोग 360 -θ के जो फॉर्मूले हैं, यानी sin 360 -θ, cos 360 -θ, उनके जो रिजल्ट होंगे सेम रिजल्ट इनके होते हैं, sin -θ, cos -θ, tan -θ, ठीक है ना। ये लेकिन यहाँ पे हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं इसलिए मैथमेटिक्स को आगे नहीं बढ़ा रहा हूँ, आगे, ओके। सो फाइनली हम इसको लिख सकते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड E दिस इज इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught lambda upon y sin π/2। sin π/2 means sin 90, and what is the value of sin 90? Answer is 1। okay, okay, and what is the sin -θ? अभी मैंने आपको बताया कितना हो जाएगा, -sin थीटा, माइनस पहले से ही लगा हुआ है फॉर्मूले में, तो माइनस माइनस हो गया प्लस sin π/2, और फिर से sin π/2 की वैल्यू लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1 + 1 sin π/2 यानी फिर से 90, तो 1 + 1 दिस इज इक्वल टू 2, तो कितना आ गया 2/4 pi epsilon naught lambda upon y। अब चाहे तो यहाँ पे आप 2 से 2 को कैंसिल भी करा सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन हम 2 से 2 कैंसिल नहीं कराना चाहते क्योंकि न्यूमेरिकल में जब हम वैल्यू लगाते हैं तो हमको 1/4 pi epsilon naught इसकी वैल्यू गिवन होती है 9 × 10⁹, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे बेटा 1/4 pi epsilon naught 2 lambda upon y। This is the resultant electric field due to a uniformly charged wire of infinite length। फाइनाइट होता तो केवल क्या हो जाता कि लिमिट जो हम लोग यूज करने वाले थे यहाँ पे, ये लिमिट जो आती है वो sin l/, यहाँ पे l/2 से -l/2 से +l/2 हो जाती है, ठीक है ना। तो ये है, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस। तो आई होप कि ये डेरिवेशन आपका क्लियर हुआ होगा।
और एंजॉय के साथ आपने इस डेरिवेशन को सीखा होगा, और मुझे आशा है, उम्मीद है कि मैं आप लोगों को इस डेरिवेशन को सिखा पाया हूँ अच्छे से। तो अच्छे से करिए, एक बार इसको रिवाइज जरूर करिए, रिपीट करिए, ठीक है ना। और अपनी एनसीईआरटी एक्सरसाइज नंबर 1 में एडिशनल प्रॉब्लम से देखिएगा ये क्वेश्चन कौन से नंबर पर है, ठीक है ना। इसको एक बार प्रैक्टिस करेंगे। दूसरा ये है कि आप लोग वीडियोस को मुझे लगता है प्रॉपरली देख नहीं रहे हैं, क्योंकि व्यूअर्स मुझे कम दिखाई दे रहे हैं। इनको वीडियोस को प्रॉपरली देखिए, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, जिससे कि नई वीडियो जैसी आपके पास आए तो उसका लिंक आपको मिल जाए, ठीक है ना। आज हम लोग यही खत्म करेंगे। टुडे वी विल क्लोज हियर। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस न्यू टॉपिक, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, थैंक यू।